एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो आज की सबसे पहली और प्राइम न्यूज आई है दैट इज रिलेटेड टू माओइस्ट अटैक। ऑलराइट, आपके झारखंड के अंदर एक माओइस्ट अटैक हुआ है जिसके अंदर 9 पर्सनल जो है वो किल हो गए हैं, जिनमें से 1 सिविलियन है और बाकी के 8 जो हैं वो आपके आर्मी पर्सनल्स हैं। तो देखिए, इस चीज को अगर मैं आपसे डिटेल में बात करूं तो ये जो आर्टिकल है आपका, ये जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी के साथ लिंक होगा, जहां आपको पता है दैट इज रेड जो जोन है हमारा कंप्लीटली रिलेटेड टू माओइस्ट, वो आपको एरिया रेड टेररिज्म वाला जो एरिया बताया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर हम इंडिया की बात करें तो इधर झारखंड, छत्तीसगढ़, अपर कर्नाटका वाली जो साइड है, इसको हम स्पेसिफिकली जो बस्तर वाला एरिया है, ये सारा जो एरिया है दैट इज रिलेटेड टू नक्सलाइट्स, जहां पर माओइस्ट अटैक देखे जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर भी इंसर्जेंसी ज्यादा देखी जाती है। अगर हम इसको थोड़ा सा बेसिक लेवल पर समझने की कोशिश करें तो देखिए, वो लोग होते हैं जो खुद को स्टेट ओरिएंटेड चीजों से अलग रखते हैं, राइट। दे डू नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम सोसाइटी, बट along with that they try कि किसी तरीके से वो अपनी बात सामने रखें, है ना। उसके लिए वो फिर जो तरीके अपनाते हैं दैट इज थ्रू वेपन्स, और इसीलिए उनको नक्सलाइट्स की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। ठीक है, ये वो लोग हैं जो स्ट्रीमलाइन सोसाइटी से, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं स्टेट से परेशान होते हैं कि ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं या हमारी चीजों के बीच में इंटरवीन कर रहे हैं। सो दे डू नॉट इवन वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बट दे ऑलवेज ट्राई टू कंडेमन इट एंड टू अपोज इट इन देयर ओन पॉसिबल वेज, जिसमें वो वेपन्स का यूज करते हैं। एंड इसी एरिया को, जो आपका ये यहाँ पर जो एरिया है, इसी को ये इस जोन में डाला जाता है, दैट इज रेड जोन भी कहा जाता है, जो आपका बस्तर का एरिया है, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का एरिया है, आंध्रा का है, अपर तेलंगाना, कर्नाटका, सेंट्रल इंडिया से रिलेटेड कुछ हिस्सा ये वाला, देन नॉर्थ ईस्ट वाला है जो एरियाज हैं, दीज आर मेनली फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ नक्सलाइट्स, राइट। इंडिया में टेररिज्म की जो दिक्कत आती है वो जम्मू कश्मीर के साथ और पाकिस्तान के साथ जो हमारे बॉर्डर्स हैं वहां पर, लेकिन विद इन इंडिया की अगर मेनलैंड की हम बात करें तो यहां पर एक प्रॉब्लम जो हमेशा से प्रोमिनेंट रही है दैट इज नक्सलाइट अटैक्स। इस न्यूज के अंदर जो चीज डिस्कस हुई है वो यही है कि आपके 9 जो इससे पहले काफी टाइम पहले एक पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर इस तरीके का अटैक देखा गया था, अब फिर से हुआ है, जिसमें जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनकी सीधे सीधे डेथ हुई है, राइट। और ये जो है आपका वही फिर से एक तरीका अपनाया गया जिसके अंदर दे आर सेइंग कि इन्होंने जो इलेक्ट्रिकल वायर्स को यूज करते हुए ट्रिगर किया है। काफी टाइम पहले से दे हैव प्लांटेड दी ब्लास्ट, मतलब उन्होंने जो मटेरियल है वो बहुत पहले ही दबा दिया था, इलेक्ट्रिकल वायर्स के थ्रू उन्होंने उसको कनेक्ट करके रखा था, एंड दे जस्ट चोज द राइट टाइम टू ब्लास्ट इट अप। ठीक है, तो आप इस आर्टिकल को जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी के साथ लिंक करते हुए अपनी एक केस स्टडी के तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट। एंड पूरा का पूरा जो इशू है इस एरिया से रिलेटेड वो आप सिक्योरिटी में एक बार फिर से अपना रिवाइज कर लेंगे आज। ऑलराइट, देन उसके बाद एक न्यूज हमारे पास HMPV वायरस से रिलेटेड आ रही है। ये हम टेक्स्ट एंड टेक्स्ट में इसको लिंक करके पढ़ेंगे, बिकॉज आज जो दोनों ही न्यूज है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट की वो दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारी एक न्यूज आ रही है दैट इज फ्रॉम हेयर, एक रोस इस्टेब्लिश हो गया है। ये भी हम टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में अभी चल रहे हैं, वहीं पे बैठ के दोनों न्यूज को समझेंगे क्लियरली। देखिए, एक बहुत ही जबरदस्त डिबेट स्टार्ट हो चुकी है इन तमिलनाडु स्टेट असेंबली के अंदर, जहां पर जो गवर्नर है वहां के वो बैकआउट कर गए हैं, वो आपके मतलब एक तरीके से कह सकते हैं वो सेशन छोड़ के चले गए हैं। हर साल आपके गवर्नर को स्टेट के अंदर असेंबली के सेशन के अंदर जो है अपना पहला ऑफिशियल जो है स्पीच देनी होती है, जिसे स्पेशल एड्रेस कहा जाता है। ठीक है जी, तो वो स्पेशल एड्रेस देना था गवर्नर को, बट ही वॉकड अवे फ्रॉम द असेंबली। ये रो एस्टैब्लिश हुआ है और इसके पीछे पूरा रीजन जो है वो हम देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अगेन इट हैज लेड टू दी कम अप विद द क्राइसिस ऑफ दी ऑफिस ऑफ गवर्नर से रिलेटेड पूरा का पूरा मामला फिर से आ गया है। क्योंकि देखिए, डिबेट्स हमेशा से होती आई हैं कि जो गवर्नर है वो एज सच जो है आपके सेंटर का क्या है, एक तरीके से अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी है जो आपके स्टेट के अंदर बैठा है, और रिफ्ट हमेशा देखा गया है स्टेट और गवर्नर की पोजीशन को लेके। ठीक है, इससे पहले भी तमिलनाडु में ये चीज हो चुकी है कि उन्होंने पिछले साल भी अपना जो ऑफिशियल एड्रेस है वो नहीं किया था।
इस बार दैट इज RN रवि जो गवर्नर है वहां के, उन्होंने पहले भी ये चीज नहीं की थी, बिकॉज ही बिलीव्ड कि जो फैक्ट्स दिए गए थे उस स्पीच के अंदर वो करेक्ट नहीं थे, वो जस्टिफिएबल नहीं थे, वो एक्चुअल नहीं थे। अब वहां पर भी यही रिफ्ट आ गया था कि वो जो भी बोलना है उनका काम सिर्फ बोलना है, सरकार जो लिख के दे रही है दे हैव टू स्पीक इट अप। ठीक है, इस बार जो मामला है एक बार उसके ऊपर पूरे अच्छे से नजर डालते हैं। पहले देखिए हुआ क्या है, सबसे पहले यहां समझने की कोशिश करेंगे। 6 जनवरी को जो गवर्नर हैं आपके RN रवि, ही लेफ्ट द लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट डिलीवरिंग द कस्टमरी एड्रेस ऑन द ओपनिंग डे ऑफ द फर्स्ट डे। ठीक है, सेशन के पहले दिन गवर्नर को आके स्पेशल एड्रेस करना होता है असेंबली को, उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स डलता है एंड उसके बाद ही आपके सारा प्रोसीजर शुरू होता है। नाउ व्हाट इज देयर, रूल्स के हिसाब से ये चीज होती है कि हर एक स्टेट असेंबली के अंदर आपका नेशनल एंथम बजेगा। ठीक है, नेशनल एंथम जो है, जैसे प्रेसिडेंट जब एड्रेस करने आते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी सेम चीज होती है। पार्लियामेंट के भी नए साल के नए सेशन पे आपके प्रेसिडेंट जब आते हैं तो वहां पर भी ड्रम बीट्स के थ्रू नेशनल एंथम बजाया जाता है, और जब वो अपना सेशन खत्म कर देते हैं पूरा का पूरा एड्रेस, उसके बाद भी आपका नेशनल एंथम जो है बजाया जाता है। ठीक है, यही सेम प्रोटोकॉल जो है आपकी स्टेट्स के अंदर फॉलो होता है, राइट। कुछ स्टेट्स लेकिन इंडिया के अंदर ऐसी हैं, ऑलमोस्ट 16 स्टेट्स ऐसी हैं जिनके अपने ऑफिशियल अपने एंथम्स हैं, स्टेट एंथम्स हैं, जिसमें से तमिलनाडु एक है। नाउ तमिलनाडु कन्वेंशनली क्या करता आ रहा है 1991 से, दे ट्राई टू डिलीवर कि वो पहले अपना स्टेट का एंथम बजाते हैं एंड एट द एंड ऑफ द गवर्नर स्पीच वो नेशनल एंथम प्ले करते हैं, राइट। यही रो का कारण बना इस बार, बिकॉज गवर्नर ने ये चीज बोली कि आप पहले नेशनल एंथम बजाइए, उसके बाद मैं अपना स्पीच दूंगा। ठीक है, देन दी जो असेंबली है उन्होंने उस चीज को रिफ्यूट किया और जो आपके गवर्नर है वो वहां से वॉकआउट कर गए। क्लियर है जी। तो ये पूरा का पूरा जो केस हुआ है, केस स्टडी हुई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी हो गई है, बिकॉज अब यहाँ से डिबेट स्टार्ट हो चुकी है पॉलिटिक्स के अंदर, दैट इज रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ गवर्नर, उनके डिस्क्रिशन के बारे में, और जो रिफ्ट क्रिएट हुआ है स्टेट और गवर्नर के बीच में। क्योंकि जितने भी आपके पहले कमीशंस हैं, चाहे वो पुंछी कमीशन है, सरकारिया कमीशन है, हर कोई यही बोलता है कि जो स्टेट का जो गवर्नर है वो 5 साल कंप्लीट करे, वो इम्पार्शियल होके वहां पर रहे, वो सिर्फ सेंटर का दूत बन के ना रहे, रादर देन वो स्टेट की डेवलपमेंट के लिए ज्यादा काम करे। ठीक है, एंड मोरोवर ये भी रिकमेंड किया गया है कि जो स्टेट के अंदर गवर्नर है वो CM के द्वारा क्या किया गया हो उनसे पूछ के, या उनके मतलब उनकी रजामंदी के साथ हो, ताकि कोई रिफ्ट क्रिएट ना हो। अब देख लेते हैं इसके अंदर, देखिए अगर हम बात करें इस एड्रेस के बारे में, तो ये आर्टिकल आपका पूरा उसी के बारे में दिया है कि जो प्रेसिडेंट है उस टाइम पे क्या प्रैक्टिस होती है, कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच कहीं नहीं लिखा है कि आपको, मतलब सीधा सीधा ये कहीं नहीं लिखा है कि आपको नेशनल एंथम प्ले करना है या नहीं करना है, सेशन से पहले क्या चीज होनी चाहिए, ऐसा कोई प्रोटोकॉल कहीं नहीं लिखा है। इट इज जस्ट बाय कन्वेंशन की ऐसा होता आया है। ठीक है, और ये चीज जो हो रही है नाउ सी, आर्टिकल जो है 51A है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज में से है, जहां पर ये चीज क्लियर होती है कि अगर हर एक सिटीजन की ड्यूटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की लिखी हुई बातों में अबाइड करे और नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करे। क्लियर है जी बात। नाउ सी, यहाँ पर कहीं भी इस आर्टिकल के अंदर कोई ऐसे रूल्स मेंशन नहीं है सच, जहां से आपको पता लगे कि किस तरीके से ये चीज होती है। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि इसमें ये भी बताया गया है कि त्रिपुरा की असेंबली में काफी बार ऐसा देखा गया है कि वहां पर अभी स्टार्ट हुआ है नेशनल एंथम प्ले होना, बहुत सालों से हुआ ही नहीं था। सी, इट वाज ओनली इन मार्च 2018 की त्रिपुरा की असेंबली में पहली बार जो है आपका नेशनल एंथम बजाया गया था, उससे पहले कभी नहीं हुआ था। वही बात है, मैं आपको बता रही हूं कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नेशनल एंथम प्ले होना ही चाहिए या नहीं, इट इज जस्ट अ कन्वेंशन। लेकिन इस कन्वेंशन को कंप्लीटली ऑल टुगेदर एक अलग पिक्चर में डाल दिया गया है, ये कहते हुए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान नहीं है और नेशनल एंथम का सम्मान नहीं है। ठीक है, तो इस न्यूज को हमें फॉलो अप करते रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या प्रोज एंड कॉन्स निकल के आते हैं। बट येस, द डिबेट हैज स्टार्टेड बिटवीन द पोजीशन ऑफ गवर्नर एंड द स्टेट लेजिस्लेचर।
क्लियर है? ये पूरी की पूरी केस स्टडी आपके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल बन सकती है आने वाले दिनों में अपने पेपर में कोट करने के लिए फॉर श्योर। ठीक है जी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो मैंने आर्टिकल आपसे कहा था दैट इज रिलेटेड टू ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस। देखिए इसके केसेस जो है चाइना के अंदर एकदम से इमर्ज हुए हैं, ठीक है, और ये चीज मानी जा रही है कि आपका ये जो वायरस है ये पोटेंशियल क्रेडिबिलिटी रखता है परेशान करने की, जिस तरीके से कोविड आया था कहीं ऐसा ही कुछ यहाँ से ना निकल कर आ जाए। ठीक है, तो इसके अंदर इंडिया ऑफिशियल्स ने जो आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि ये कोई पहली बार नहीं है कि ये वायरस देखा गया है। 2001 से ये वायरस जो है वो फ्लरिश होता आया है और इसके अलग अलग केसेस अलग अलग जगह सिम्टमाइज होते हैं। वी आर मेकिंग डेफिनेट कंट्रोल ऑन इट्स पोजीशन कि किस तरीके से ये फैल रहा है, कहाँ कहाँ पर कैसे केसेस हो रहे हैं, उससे रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है। देखिए जहाँ पर ये बताया गया है इस वायरस के बारे में कि किस तरीके का वायरस है। इट इज़ अ रेस्पिरेटरी वायरस, ठीक है, जो माइल्ड इन्फेक्शन शो करता है, ठीक है, कॉमन कोल्ड के जैसी। ये देखिए यहाँ पर लिखा है ऑलराइट। और 2001 से ये वायरस जो है वो वर्ल्ड वाइड आपके स्प्रेड होता आया है। सो इट इज़ नथिंग कि अभी ये नया आया है जैसे कोविड एकदम से सर्च हुआ था, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर ये हुआ है कि इसको जो वायरस है वो सिक्रीशंस के थ्रू, क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू, शेकिंग हैंड्स, क्योंकि वायरल डिजीज है इसके लिए कोई एंटीवायरल मेडिसिन नहीं है, कोई इसको ऊपर एज सच कोई भी मेडिसिन या कोई ओवर द काउंटर मेडिकेशन इसको कंट्रोल करने के लिए काम नहीं करने वाली है। सो इसके लिए बेहतर यही है कि आप प्रिवेंटिव ज़्यादा रहें, राइट, कोशियस रहें अपने आप को कि क्योंकि एक बार हो गया तो फिर उसके बाद आपको पूरा एक एनरोलमेंट लेना ही पड़ेगा। वो पूरा आपको इन्फेक्ट करने के बाद ही एंटीवायरल जब तक बॉडी खुद नहीं इस्टेब्लिश करेगी तब तक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें बोला जा रहा है दैट यू हैव टू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, टच योर फेस, नोज, अपने हैंड्स को वॉश आउट कीजिए, ये सारा कुछ बताया गया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि इंडिया गवर्नमेंट ने क्या कहा है। दे हैव क्लियरली सेड, द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने क्लियरली बोला है दैट वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग द केस, ठीक है। हम इस पूरे के पूरे मामले को बहुत आराम से और ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं। जितने भी नंबर ऑफ केसेस इंडिया के अंदर आ रहे हैं वो किसी आउटडोर बाहर से स्प्रेड होने की वजह से नहीं आ रहे हैं, मतलब बाहर से देश के अंदर नहीं आ रहा है वायरस, वो यहीं से ही जनरेट हुए हैं। तो इतना ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। 2 केसेस जहाँ कहीं भी रजिस्टर हुए हैं, कोई पहली बार वायरस नहीं आया है, रेस्पिरेशन की दिक्कत की वजह से हो सकता है और इसको बहुत इजीली केटर किया जा सकता है। कुल मिला के आप ये भी कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट पहले ही बोल रही है दैट वी आर केटरिंग द सिचुएशन वेरी वेल इन अ वेरी कंट्रोल्ड मैनर, so that you need not to worry that it will surge into something like COVID, all right। इस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये जो पहले न्यू पेपर की आज के फर्स्ट पेज की जो दोनों न्यूज़ थी वो डिटेल में आई हैं आपकी टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में, वहाँ से आपको इसको एक बार ध्यान से देख लेना है। एंड यस, गवर्नर के आर्टिकल्स आप एक बार फिर से, गवर्नर पूरा ऑफिशियली दैट इज अपॉइंटमेंट 153 से लेके, फंक्शनिंग से लेके, इनकी स्पेशल पावर से लेके, पॉलिटी का जो GS2 का आपका स्टैटिक पोर्शन है वो आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, बिकॉज वो चीज़ अब न्यूज़ में आ चुकी है। एंड जो रिकमेंडेशंस है डेफिनेटली वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है मेंस में, ठीक है। तो ये आपको कंटेंशियस सा इशू बन गया है ये, और वो भी प्रीलिम्स से कुछ दिन पहले, तो ये ऑटोमेटिकली आपके न्यूज़ में आ गई है चीज़, तो वो प्रीलिम्स में आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ देखें तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से आ रही है, एंड दैट इज रिलेटेड टू योर दिस, इट इज़ रिलेटेड टू योर सेप्टिंग टैंक के अंदर जो हमारे ये सैनिटेशन वर्कर्स काम करते हैं उस चीज़ से रिलेटेड ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है, जिसके अंदर ये कहा गया है NHRC ने कहा है कि आपकी कंटिन्यूस डेथ हो रही है सैनिटेशन वर्कर्स की, एक डाटा के हिसाब से 377% है जो आपके 2019 से लेके 2023 तक इस काम के चलते उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। सो वी ऑल्सो नो कि आपके यहाँ पर जो है दिस देयर इज एन एक्ट विच वी आर हैविंग दैट इज प्रोहिबिशन इन दिस फंक्शन। 2013 का आपका एक्ट है जो स्पेसिफिकली डील करता है कि आप किसी भी तरीके से मैनुअल स्कैवेंजिंग के अंदर या इसके आप काम नहीं करेंगे कोई भी ऐसा, ठीक है। उससे रिलेटेड आपका 2013 का एक्ट है। इंडियन गवर्नमेंट इसको लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट है कि
ह्यूमन एज सच सेप्टिंग टैंक की क्लीनिंग्स में या इन मैन होल्स की क्लीनिंग के लिए नहीं जाएंगे, बट अभी भी एफिकेसी उतनी नहीं है कि बाय मशीन हो रहा है, इसीलिए फिगर्स सामने आ रही हैं और ये फिगर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आप इसे मेंस में भी लिख सकते हैं, इस एक्ट को आप अपने प्रीलिम्स के लिए रिवाइज कर सकते हैं, वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड ये ऑफ कोर्स एनएचआरसी न्यूज़ में आ गया है अगेन, अभी कुछ दिन पहले अपने अपॉइंटमेंट के चलते आया था और अब फिर से आ गया है, दैट इज रिलेटेड टू योर मैनुअल स्कैवेंजिंग। यहाँ पर दो आपके ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड दो मिशंस का नाम बताया गया है, दैट इट सजेस्टेड द ट्रांसपेरेंसी इन मैनुअल स्कैवेंजिंग डाटा। ठीक है, और अवेयरनेस कैंपेन्स है जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो गया या हमारा जो नमस्ते स्कीम्स हैं, वहाँ पर हमने देखा है कि हम मैन पावर को यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं फॉर द क्लीनिंग ऑफ दी सीवेज टैंक्स, लेकिन अभी भी मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा माइन्यूट लेवल पर ज़रूरत है, बिकॉज चीज़ें अभी भी हो रही हैं, केसेस अभी भी रजिस्टर हो रहे हैं। ठीक है जी, तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से पढ़ लेना है आज। उसके बाद जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज, दैट इज फ्रॉम, जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट जो न्यूज़ हमारी निकल कर आ रही है दैट इज फ्रॉम दिस पेज। जस्ट अ सेकेंड, देखिए यहाँ से हमारी एक, हाँ जी, इंडिया यूएस और चाइना से रिलेटेड दो न्यूज़ आ रही हैं। देखिए इन यूएसए ने ऑफिशियली एक स्टेटमेंट दे दी है जिसके अंदर दे हैव सेइंग कि हम इंडिया को रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट से निकाल के वी वांट टू कीप इट अंडर फुल्ली रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ यूएस न्यूक्लियर डील। ठीक है, इंडिया और यूएसए के बीच में जो सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, नाउ उस टाइम पर भी हमें कुछ जगह ऐसी थी जहां हमें रिस्ट्रिक्टेड टाइज के बीच में रखा गया था, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर नहीं था टेक्नोलॉजी का और न्यूक्लियर मटेरियल का, ताकि इंडिया जो है अपना न्यूक्लियर पोटेंशियल एस्टैब्लिश कर सके। लेकिन अब ये बहुत ही ब्राइटनिंग न्यूज़ आ रही है यूएस की तरफ से, जहां ये ऑफिशियली डिक्लेयर हो रहा है कि दे आर कीपिंग अस आउट फ्रॉम दोज रिस्ट्रिक्टिंग टाइज, और वो हमें फुल पोटेंशियल गेन की तरफ लेके जा रहे हैं उस न्यूक्लियर डील के लिए। ठीक है, तो इट इज़ वन ऑफ द मेजर एम्बैकमेंट्स, ठीक है, हमारे रिलेशनशिप के बीच में। इसी से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल आया है कि इंडिया और यूएसए की जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हर एक फील्ड के अंदर, चाहे वो स्पेस एंड टेक हो, डिफेंस हो, एआई हो, व्हाटएवर इट इज, हर जगह हम लोग डेवलपमेंट की तरफ हैं। और अब ये जो सिविल न्यूक्लियर डील के अंदर एडवांसमेंट हुई है, दैट विल डेफिनेटली इंप्रूव द रिलेशंस बिटवीन द टू नेशंस। ठीक है, तो जीएस पेपर 2 आईआर से रिलेट कर सकते हैं, और यही सेम आर्टिकल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि चाइना जो है वो ब्रह्मपुत्रा, जिसे सैंगपो कहा जाता है तिब्बत रीजन में, यहाँ पर वर्ल्ड की हाईएस्ट डैम स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, और इंडिया बार बार कंसर्न शो कर रहा है दैट इट इज़ हाईली इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरिया, और ऐसे में आप इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो डिसबैलेंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जो लीवे साइड पर कंट्रीज़ हैं, चाहे वो नेपाल है, चाहे वो भारत है, बांग्लादेश है, सबके लिए वो चीज़ जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है। ठीक है, तो इंडिया बार बार उसके लिए कंसर्न शो कर रहा है कि आप इस चीज़ से जो है बहुत ज़्यादा एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करने की बात कर रहे हो, और इसका जो इम्पैक्ट है वो कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट के ऊपर पड़ने वाला है ना। उस चीज़ को चाइना बार बार काउंटर कर रहा है दैट द डेवलपमेंट एंड द प्लान विच इज़ बीइंग मेड वो बहुत स्टडी स्क्रूटनी के बाद हो रहा है, और ऐसा कोई भी कंसर्न्स आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे प्रोजेक्ट से देयर विल बी नो इफेक्ट ना वाटर फ्लो के ऊपर। अब ये बात वाटर फ्लो के ऊपर भी आई है और आपके इकोसिस्टम के बारे में भी आई है। ठीक है, तो ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हमारी वीडियो में, जहां मैंने आपको बताया था कि इसकी वजह से पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम अब आपका न्यूज़ में आ गया है, और ऐसा कोई पेपर बना ही नहीं है जहां रिवर सिस्टम से क्वेश्चन आए। ऑलराइट, तो आप ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को बहुत अच्छे से अपने ज्योग्राफी के पोर्शन से अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, मैप के ऊपर उसे मार्क कर लीजिए, ताकि आप इस चीज़ को ईजिली एंटरटेन कर सकें। क्लियर है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ निकल कर आ रही है दैट इज फ्रॉम दिस पेज। यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं। सबसे पहली बात है यूजीसी से रिलेटेड, वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड नए कुछ रूल्स निकाले हैं यूजीसी ने, जिसमें उन्होंने बोला है कि आप कमीशन सेटअप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टेट्स ऐसी हैं जहां गवर्नर ही वाइस जो है आपके चांसलर होते हैं, तो अगेन वही रिफ्ट स्टार्ट हो जाता है कि फिर वो अपॉइंटमेंट गवर्नर की कंटेंशियस पोजीशन को लेके चीज़ें न्यूज़ में आ जाती हैं। ठीक है, कि वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी फिर अपने हिसाब से चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़
व्हाई इट इज बीइंग सेड कि जो वाइस चांसलर की पोजीशन है अब वो ताकि एक ट्रांसपेरेंट अनएम्बिग्यूअस तरीके से अपॉइंट हो सके, उसके लिए यूजीसी ने गाइडलाइंस चेंज की हैं, जिसमें उन्होंने बोला है सी पूरी की पूरी यूजीसी मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टीचर्स and academic staff in universities and colleges, measurement of maintenance of standard of higher education, ये पूरे regulations आए हैं, ठीक है, जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर से लेके हायर एजुकेशन की रेगुलेशन तक की बात की गई है। यहाँ पर ये बोला गया है कि आप एक 3 मेंबर सर्च कम सिलेक्शन कमेटी ले सकते हैं वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है, और वो कोई भी हो सकता है, कोई भी अपॉइंट कर सकता है। आप हंट भी कर सकते हो कि अगर आपको लग रहा है कि पूरी स्टेट में से किसी को निकालना है स्पेसिफिकली वाइस चांसलर के लिए, वो भी चीज़, तो उससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। यूजीसी आपको पता है यूनियन ग्रांट कमीशन जो आपके सेंट्रल लेवल पर हैंडल आउट करती है हायर एजुकेशन को, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को, जो आपकी एफिलिएशन वगैरह देती है, ठीक है जी। 53 में इस्टेब्लिश हुई थी ये बॉडी, राइट, उस चीज़ से रिलेटेड है ये, जहाँ पर आपके जितने भी डिग्रीज होती हैं, चाहे बैचलर है, मास्टर्स है, एक ब्रॉड लाइन पर यूजीसी जो आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो उसी के हिसाब से बुक्स, आपका जो टेन्योर है, पूरा का पूरा सिलेबस है, वो सारा उसी हिसाब से उसी पैटर्न पर इस्टेब्लिश करती हैं, ठीक है। एक ब्रॉड आइडलाइन होता है, बाकी अपनी तरफ से अगर आप जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन विद इन दी एम्बिट उन्हें डेफिनेटली एक ब्रॉड मैप मिल जाता है, ठीक है जी। तो ये यूजीसी से रिलेटेड न्यूज़ है। नेक्स्ट ये जो न्यूज़ है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के देश को दैट इज कल इन्होंने ऑनलाइन लेवल पर मॉन्यूमेंटल स्टेप बताया है, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर को देश के साथ रेलवेज के साथ कनेक्टिविटी की बात की गई है, ठीक है। तो ये चीज़ वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जम्मू कश्मीर को अभी तक हम रेलवे के थ्रू उतना इंटीग्रेट नहीं कर पाए थे। सबसे बड़ा जो इशू आता था वो यही था कि हमारी कनेक्टिविटी ही कट ऑफ हो जाती थी पूरे स्टेट के साथ विद इन विंटर मंथ्स, ठीक है। तो इस चीज़ से रिलेटेड काफ़ी टाइम से काम चल रहे थे और अलग अलग प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बात हुई है। वो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की तरफ मैं आपको एक बार ज़रूर लेके जाना चाहूँगी। देखिए यहाँ पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए दैट उधमपुर, श्रीनगर और बारामुल्ला रेलवे लिंक जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उधमपुर से श्रीनगर और फिर बारामुल्ला को कनेक्ट करते हुए पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हमने क्या किया है, कनेक्टिविटी लिंक बनाया है, जिसके अंदर आपके 2 ब्रिजेस हैं, अंजीखाद केबल ब्रिज है एंड योर चिनाब रेल ब्रिज है। देखिए चिनाब जो है रेल ब्रिज, ये चिनाब रिवर के ऊपर है और ये इंडिया का हाईएस्ट ब्रिज है जो आपका एक अलग टेक्नोलॉजी से बना है इन जम्मू कश्मीर, जो चिनाब वाले रीजन में बना है, ठीक है। ये ओवल शेप में है इस तरीके से ओवर द ब्रिज एंड वर्ल्ड के अंदर हाईएस्ट है, ये केबल ब्रिज है आपका, ठीक है। और अंजीखाद भी आपका केबल ब्रिज है, ये भी भारत का एकमात्र है। अंजी अगेन चिनाब की ही ट्रिब्यूटरी है और ये कटरा और रियासी रिवर को, रियासी जो एरिया है उसको कनेक्ट कर रही है बेसिकली। तो ये जो 3 प्रोजेक्ट्स हैं आपके, दैट इज योर उधमपुर, श्रीनगर, बारामुल्ला, योर अंजीखाद एंड योर चिनाब रेलवे ब्रिज, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीनों ही काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहे हैं। तो एक बार फिर से पिछली वीडियोस देख के आप इस पूरे सिस्टम को, कनेक्टिविटी को, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और ये तीनों ही चीज़ों के नोट्स अपने फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, बिकॉज आपके लिए ये तीनों प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आपका चिनाब वाला जो ब्रिज है, रेल ब्रिज, इट इज़ ओवल शेप एंड ये आपका वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रिज है वर्ल्ड वाइड, ये 2nd नंबर पर है, ठीक है। पहला चाइना में है और ये इंडिया के अंदर ये पहला है। लॉन्गेस्ट ब्रिज अलग है, दैट इज इन धोला सदिया, ठीक है। ये आपका लार्जेस्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचाई पर। और आपका जो अंजीखाद है वो एकमात्र है जो आपका केबल स्टेड ब्रिज है, ठीक है, केबल्स के थ्रू कनेक्ट किया गया है एंड ये हमारे वन ऑफ द एलिगेंट मास्टरपीसेस कहा जा रहा है इन दोनों ही ब्रिजेस को मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की हिस्ट्री के अंदर, ठीक है जी। तो ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस एस्पेक्ट से। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वी हैव in our session is that is related to your it is from this page, yes। यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर हुए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के तालिबान एरिया के अंदर अटैक्स किए हैं जहाँ पर सिविलियंस के मारे जाने की बात हुई है
और उस चीज़ को इंडिया ने क्रिटिसाइज किया है, कंडेम किया है। ठीक है, ये चीज़ आप अगेन जीएस पेपर 2 के साथ रिलेट कर सकते हैं। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशंस बहुत टर्मोइल में हैं, स्पेसिफिकली जब से तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया है, और उस चीज़ से रिलेटेड ये चीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है। ठीक है, कंडेम किया है एयर स्ट्राइक को, क्योंकि वहाँ पर माना जा रहा है कि लगभग 46 पीपल की डेथ हो गई है, जिसके अंदर वुमेन्स भी थे, चिल्ड्रन भी थे, एंड दिस वाज रियली नॉट ऑन दी पार। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने डुरंड लाइन, आपको पता है कि जो इंडिया का जो एरिया था उसे डुरंड लाइन बोलते थे। ठीक है, आज भी वही बोला जाता है। फिर वो पीओके में मतलब पाकिस्तान बन गया, देन अगेन टुडे उनकी बाउंड्री को भी डुरंड ही बोला जाता है। ठीक है, एरियल अटैक्स हुए थे और उस अग्रेशन से रिलेटेड ये पूरा का पूरा अब इसके ऊपर ऑफिशियली इंडिया ने जो है वो बोल दिया है। एंड नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम अजरबैजान, दैट इज़ जो अभी रशिया की हमें पता था, अभी कुछ दिन पहले ही हमने न्यूज़ में डिस्कस किया था, सिविल एविएशन के लिए पिछला पूरा साल बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रहा 2024। ठीक है, एक तरफ अजरबैजान के अंदर आपकी फ़्लाइट क्रैश हुई है, साउथ कोरिया के अंदर आपके लैंडिंग के दौरान फ़्लाइट क्रैश हुई है, बहुत सारे हॉक्स फेक कॉल्स मिले हैं जिसके अंदर आपके कहा गया है कि बॉम्ब इम्प्लांटेशंस हुई हैं, बहुत सारी फ़्लाइट्स को रीशेड्यूल किया गया। ये भी हमने स्टडी देखी थी दैट नियरली 100 फ्लाइट्स के अंदर आपके हॉक्स बॉम्ब थ्रेट कॉल्स आए थे, जिसकी वजह से फ्लाइट्स को रीशेड्यूल करना पड़ा, कंप्लीटली इंसर्जेंट हो गया था, मतलब चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो गई थी। उन्हीं में से एक ट्राजेक्ट्री थी आपकी ये जो अजरबैजान, जिसके अंदर 190 का जो एयर क्रैश हुआ था, जिसके अंदर आपके लगभग 38 लोगों की जान गई थी। ठीक है, और इसके पीछे जो कारण था वो हमने तब भी डिस्कस किया था कि रशिया की तरफ से शायद आपके एंटी एयर स्पेस मिसाइल जो होते हैं, जो आपके एयर स्पेस में जाने की वजह से प्रोटेक्शन की वजह से होते हैं, उसने हिट कर दिया था इस फ्लाइट को, जिसकी वजह से ये जो है फ्लाइट क्रैश कर गई थी। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है दैट इज़ रिलेटेड टू कि आपकी रशिया की तरफ से जो है वो एक तरीके से सॉरी और गिल्टी मैसेज आया है कि वी आर वेरी सॉरी अबाउट इट। ठीक है, बिकॉज वो चीज़ वो मान रहे हैं कि ये गलत हो गया एंड इट शुड नॉट हैव हैपेंड। ठीक है, इफ देयर वाज अ डेंजर टू रशियन एयर स्पेस देन द कैप्टन ऑफ द प्लेन शुड हैव इन्फॉर्म्ड राइट अवे। ठीक है, लेकिन अभी ये जो पूरा का पूरा मामला आया है, इसकी वजह से देखिए आपका कैस्पियन सी वाला जो कजाक सिटी के पास ये हुआ है, वहाँ पर कैस्पियन सी आपके ऑफकोर्स न्यूज़ में आ गई है, अजरबैजान न्यूज़ में आ गया है, रशिया आ गया है। तो जो तारीख कंट्रीज़ हैं आपकी कैस्पियन सी के अराउंड, वो आपको एक बार फिर से रिवाइज कर लेनी है। ठीक है, देखिए इस तरीके से जो वर्ल्ड न्यूज़ से न्यूज़ आती है, वहाँ से आप एज सच रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उस तरीके से नहीं निकाल सकते हैं। बट येस, अगर वो रीजन न्यूज़ में है, अगर वो जगह न्यूज़ में है, तो वहाँ से इनडायरेक्टली आपके लिए बहुत कुछ आ जाएगा। जैसे अभी अजरबैजान, रशिया, आसपास का पूरा एरिया, कैस्पियन सी, ये सब न्यूज़ में आ गया है। ठीक है, तो वहाँ से ज्योग्राफिकली जो है यूपीएससी आपसे कुछ भी पूछ सकता है। साउथ कोरिया अगर न्यूज़ में आ गया है, वहाँ पर पहले आपको पता है वहाँ पर मिलिट्री की स्टैम्पेड की वजह से भी चीज़ें हुई हैं, उनके प्रेसिडेंट के ऊपर भी चीज़ें हुई हैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस चला है। साउथ कोरिया के अंदर आपका बॉम्ब भी जो है वो बॉम्ब नहीं सॉरी प्लेन क्रैश हो गया है। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो भी न्यूज़ में आ गया है। तो वहाँ का पूरा जोग्राफिकल एरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, उनकी बाउंड्री लाइन, ये सब कुछ, आसपास की वाटर बॉडीज़ क्या हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये थोड़ा सा आपके लिए मैटर ऑफ कंसर्न हो जाता है और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज एक चीज़ बार बार न्यूज़ में आ रही है। ठीक है जी, तो आई होप आप इस एस्पेक्ट से अपनी प्रिपरेशन को ज़रूर जारी रखेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस। दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। अब यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है आज के पेपर से जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज़ द आर्टिकल्स ऑफ गवर्नर फ्रॉम योर जीएस पेपर 2। ठीक है, जो आपकी प्राइम न्यूज़ आपके पहले ही पेज पर है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जा रही है। ठीक है, वो आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है। एंड ऑफ कोर्स जो जम्मू कश्मीर के साथ हमारा रेलवे लिंक सेटअप हुआ है, उसके अंदर जो ब्रिजेस मैंने आपको बताए हैं, चाहे वो चेनाब ब्रिज है चाहे अनाज। ठीक है जी, ऑलराइट, तो ये आपको ध्यान रखने हैं एंड बहुत ही ध्यान से अपने मैप के ऊपर इसे लोकेट कर लीजिए, अपने डिटेल्स को लिख लीजिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्पेसिफिकली ये जो गवर्नर वाली कंट्रोवर्सी अब स्टार्ट हुई है इस टाइम पे आगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द्रोणाचार्य IAS। थैंक यू।